हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्यव्यवस्था से चैप्टर नंबर 68। देखिए यहाँ पर आज हम जो है विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान जो आपको दिए रखे हैं, यानी जिसमें आपके SC ST समुदाय, OBC, आंग्ल भारतीय समुदाय, इनसे रिलेटेड जो प्रावधान हैं, चाहे वो लोकसभा में सीटों के रिजर्व होने के लिए हों या फिर राज्यसभा में सीटों के रिजर्व होने के लिए हों, ठीक है, या फिर एजुकेशन में हो, यानी एजुकेशन या नियोजन के जो अवसर हैं उनके उनके संदर्भ में यहाँ पर जो आरक्षण के प्रावधान हो, तो उन सबसे संबंधित बातों का अध्ययन इस अध्याय के तहत करेंगे। तो आई होप आज आपको इस अध्याय में आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था जब मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, यानी फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, तो काफ़ी लोगों का कमेंट मुझे मिल रहा था कि सर आपने हमें यहाँ पढ़ाया है अनुच्छेद 16 के तहत कि लोक नियोजन के अवसरों में समानता, लेकिन समानता कहाँ है, आरक्षण लगा हुआ है, ये है वो है। तो मैंने सबसे एक ही बात बोली थी, कुछ धीरज रखिए। धीरज इसलिए रखिए क्योंकि आपने भी पूरी किताब नहीं पढ़ी है। अगर आप पूरी किताब पढ़ लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो शायद आज वो इस किताब का ये आखिरी अध्याय है, यानी कि इस संदर्भ में, आरक्षण के संदर्भ में, और आपको आज यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों रखा गया और उसका क्या मतलब है, जो हमने अनुच्छेद 16 मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में पढ़कर आए। ठीक है, वहाँ पर जो जैसे जैसे आपने कमेंट किए थे, तो वो अब यहाँ पर उसका और इसका क्या क्या मतलब औचित्य निकल के आता है, तो वो हम इस अध्याय के तहत विस्तार में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक रूरल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी जो है डेली ट्यूबर टेस्ट सीरीज, इसके अलावा जो है करंट अफेयर सीरीज भी यहाँ पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए, इसे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए, आपकी जो प्रस्तावना थी, आपको याद होगा हमारी जो प्रियम्बले थी, हमारी संविधान की प्रस्तावना थी, उसमें हमने देखा था, हमने समानता की बात कही थी, यानी अवसरों की समानता की बात कही थी। वहाँ पर आपको याद होगी, ठीक है, कि अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, ऐसे करके लाइन थी। वहाँ पर न्याय की बात की थी। वहाँ पर देखिए हमने 3 तरह के न्याय की बात की थी, यानी कि 3 तरह के न्याय में आपको अगर मैं याद दिलाऊँ तो वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई थी, यानी 3 तरह के न्याय की बात कही गई थी। तो इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए हमने यहाँ पर, चूंकि आप सभी को पता है कि हमारा भारतीय समाज एक लंबे समय से जो है कुरीतियों से ग्रसित रहा है, यहाँ पर एक लंबे समय से, लंबे अंतराल से यहाँ पे भेदभाव का सिलसिला जारी रहा है। तो उस भेदभाव को मिटाने के लिए हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस समय ये चीज़ें निकल के आई कि वाकई में अगर हम समानता की ये चीज़ें रख दें तो समानता कहाँ से आई, यानी सदियों से जो लोग सदियों से दबे कुचले हुए थे, अगर वो ऊपर उठ के नहीं आएंगे तो समानता का मतलब ही कुछ नहीं रह जाएगा। तो उन्हें हम कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान दें, कुछ ना कुछ विशेष चीज़ें उनके लिए रखें जिसके जरिए वो आगे निकल कर आए, यानी आगे उभर कर सामने आ पाएँ। ठीक है, यानी कि जो सदियों से लोग दबे कुचले आ रहे थे, यानी जो दलित कैटेगरी के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, वो आगे उनका उत्थान हो सके और समाज की मुख्य धारा में उन्हें शामिल किया जा सके। इसका उद्देश्य यही था, वरना जो न्याय और ये समानता की बात की गई थी वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे यानी संविधान में जो संविधान का भाग है 16वां, इसकी धारा 330 से लेकर 342 तक विशेष प्रावधानों का उल्लेखन यहाँ पर किया गया। यानी कि यही सब जो चीज़ें थी, इन सब सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पर ये प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर इस प्रावधान में कुछ चीज़ें रखी गई, क्योंकि आप सभी को पता था कि जो पूर्ववर्ती, यानी कि हमारा भारत रहा था आज़ादी से पहले, आपको सभी को पता होगा, तो उस समय ना तो SC ST समुदाय से, ना ही आपके जो अभी पिछड़ा वर्ग बोले जाते हैं, इन समुदायों से कोई ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था। यानी कि राजतंत्र वगैरह में, तब राजतंत्र ही था पूरे देश में, यानी अंग्रेजों से पहले का समय बता रहा हूँ। यानी कि ये लोग एक तरह से ये मान सकते हैं सेवक के भांति कार्य कर रहे थे, सेवक या दास की भांति कार्य कर रहे थे, इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तो ऐसे में ये बात निकल के आई कि भाई इन लोगों का तब तो कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब हाल ही में हम लोगों ने यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की है, संविधान बना के हमारे तैयार किया है, तो ऐसे में इन्हें प्रतिनिधित्व मिलने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्यों ना यहाँ पर हम रिजर्वेशन का प्रावधान रख दें, यानी कि आरक्षण का प्रावधान रख दें। आरक्षण का प्रावधान रखने से ये होगा कि तत्काल रूप में इन्हें थोड़ा प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। जब तत्काल रूप में इन्हें थोड़ा प्रतिनिधित्व मिल जाएगा तो ये अपनी बात जो है वहाँ पर संसद में, राज्य विधायिकाओं में अपनी बात रख सकेंगे। ठीक है, अपने लोगों के, अपने समाज के वर्गों के उत्थान के लिए अपनी बात को कह सकेंगे, कोई योजनाएं ला सकेंगे, योजनाओं को विचार विमर्श कर सकेंगे, ताकि प्रभावी तरीके से इनका उत्थान हो सकेगा। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ आरक्षण को रख दिया गया। ठीक है, इसी उद्देश्य के साथ आरक्षण को यहाँ पर रख दिया गया, क्योंकि हमें समानता और न्याय को पूरा करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कुछ प्रावधान रख दिए गए, विधायिकाओं में आरक्षण रख दिया गया, विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई, नौकरी पदों में आरक्षण कर दिया गया, शैक्षणिक अनुदान दिए जाने लगे, यानी कि जो शिक्षा संबंधी अनुदान थे वो दिए जाने लगे, राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ, जांच आयोग का गठन हुआ, यानी कुछ ऐसी जो क्रियाकलाप किए गए
इस बात को ध्यान में रखते हुए करना वही था कि भाई हमें इन लोगों का उत्थान करना है, यानी विशिष्ट वर्ग में जो आते हैं SC ST OBC और आंग्ल भारतीय समुदाय, इनका उत्थान करना है। ठीक है, कि कहीं ये सदियों से दबे हुए आए समुदाय जो हैं वो फिर से हाशिए में ही ना पहुंच जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके लिए कुछ प्रावधान किए गए, कुछ प्रावधान जो थे स्थायी तौर पर थे और कुछ इसमें अस्थायी तौर पर थे। यानी कि यहाँ पर कुछ प्रावधान जो थे संविधान के स्थायी अंग थे जो कभी खत्म होने वाले नहीं थे, और कुछ यहाँ पर जो थे कुछ खास समय तक के लिए इन्होंने बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ उपाय इन्होंने और भी किए थे संविधान में प्रावधान बनाते समय, कि यहाँ पर कुछ इन्होंने संरक्षणात्मक और कुछ विकासमूलक उपाय भी किए थे। संरक्षणात्मक का मतलब क्या हुआ, संरक्षण देना, यानी ताकि इनका कोई शोषण ना कर सके। जैसे आपने एक प्रावधान देखा होगा, यानी कि आपने देखा होगा एक अनुच्छेद आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी जो हमारे समाज में सदियों से व्याप्त थी। आपने देखा होगा जो पहले कभी दलित व्यक्ति जो आता था वो उसे अपने जो है किसी से चोट करते हुए आनी पड़ती थी, किसी बर्तन वगैरह पर या किसी लकड़ी गट्टे से, ताकि वो जो लोग हैं नगरों के वो उससे अलर्ट हो जाएं और उसके स्पर्श से अपने आप को बचा लें। ठीक है, यानी उसे अछूत समझा जाता था। ठीक है, और लोग उसके स्पर्श को अपने आप, यानी उस स्पर्श या उसकी छाया पड़ने को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा हीन दृष्टि से देखते थे। तो इस तरह की हमारे यहाँ कुरीतियाँ हम इतिहास में भी पढ़ते आए हैं, मध्यकालीन इतिहास में भी हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो उन सब कुरीतियों को मिटाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए यहाँ पर आपको पता होगा कि आर्टिकल 17 रखा गया है। इसी में यही था कि अस्पृश्यता का अंत हो, यानी जो अनटचेबिलिटी वगैरह है, अगर इस तरह की कोई धारणा रखता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। ठीक है, ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए सब चीज़ें आप पढ़ी हुई हैं, बस मैं यहाँ पर आपको फिर से दोहरा के बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ विकासमूलक प्रावधान भी किए गए। विकासमूलक प्रावधान में ये था कि भाई इन्हें रिजर्वेशन वगैरह दे दिया गया, जैसे नौकरियों में रिजर्वेशन वगैरह दिया गया। थोड़ा जो आपके विधायिका वगैरह थे या सांसद वगैरह के जो पद थे उनमें वहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया। रीज़न यही था कि इनका प्रतिनिधित्व जब आएगा वहाँ पे संसद वगैरह में, विधायकों वगैरह में, तो ये अपनी बात वहाँ पर रख सकेंगे और इनका शोषण वगैरह से ये खुद को बचा सकेंगे। ठीक है, यानी उद्देश्य इन वर्गों को सभी प्रकार के अन्याय और शोषण से बचाना है। ठीक है, तो यही सब उनके उद्देश्य, यानी कि ये यहाँ पर आपने ये देख लिए ये वाले पॉइंट। अब देखते हैं इनके वर्गों का आधार किस प्रकार से किया, यानी इनके वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था, कैसे इन्होंने जो है इनके वर्गों, यानी कैसे जो इनके जो वर्गीकरण किया वो हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए संविधान में जो विशिष्ट वर्गों के लिए कोई चीज़ वर्णित नहीं थी, यानी कोई वर्णित स्पष्ट रूप से नहीं की गई थी कि विशिष्ट वर्ग में कौन आएगा। ठीक है, यानी विशिष्ट वर्ग में SC ST के लिए पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, वो चीज़ों का वर्णन नहीं किया गया था स्पष्ट रूप में। ठीक है, उनमें बस कह तो दिया गया था विशिष्ट वर्गों में ऐसे वर्ग रखेंगे जो दबे कुचले हैं, लेकिन उनका पैरामीटर सेट नहीं किए गए थे। पैरामीटर्स क्या होंगे भाई, कोई तो पैरामीटर्स होंगे आर्थिक आधार पर हों या फिर किसी और आधार पर हों, कोई पैरामीटर्स तो होंगे, लेकिन ऐसा पैरामीटर्स संविधान में नहीं रखे गए थे। यही यहाँ पर कहा गया है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है किन जातियों और जाति समूहों को SC ST कहा जाएगा, यानी ये पैरामीटर्स रखे नहीं गए थे किनको कहा जाएगा। अब देखिए वर्तमान में किन के हाथ में है ये, यानी हर राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में किन जातियों या जाति समूहों को SC ST या जो यानी कि SC का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट और ST का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी जनजाति। ठीक है, ये माना जाएगा। संविधान में ये तय करने का अधिकार किसको दिया गया है, ये राष्ट्रपति को दिया गया है, यानी राष्ट्रपति इस पर अंतिम अपनी मोहर लगाएगा कि भाई कौन व्यक्ति जो है SC में आएगा, कौन व्यक्ति ST में आएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति की मोहर अंतिम होगी। राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी अधिसूचना होगी वो अंतिम, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी होगा पेपर जिस पर लिखा होगा कि भाई ये कास्टें हैं, तो वो अंतिम होगा वहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति यहाँ पर निर्धारण करने वाला अंतिम व्यक्ति है कि कौन SC में आएगा, कौन ST में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि इस कारण हर राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों जनजातियों की सूची, यानी कि यहाँ पर जो राज्यों के संदर्भ में देखा जाए और केंद्र के संदर्भ में देखा जाए, ठीक है, तो जो SC ST की सूची है, ठीक है, वो अलग अलग होती है। अलग अलग होने का रीज़न क्या है, अब मैं बता रहा हूँ। रीज़न ये है, देखिए अक्सर आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर जब पहले, यानी जम्मू एंड कश्मीर में जब हमारा भारतीय संविधान लागू नहीं था, जब 370 से एम्पावर्ड था, तो एक मांग वहाँ पर हमेशा उठती रही थी। एक मांग मतलब संसद में काफ़ी बार उठी थी, चूंकि ये कहा गया था कि भाई अल्पसंख्यक कहा गया था, एक वर्ड निकल के आता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिनकी संख्या कम होती है। तो हमारी संसद में आपने देखा होगा कि अक्सर एक मांग उठती थी कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो है वहाँ पर लगभग 90% आबादी जो है वो मुस्लिम बाहुल्य है, 10% से कम जो है वो बौद्ध और हिंदू है, तो क्यों ना इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा जम्मू कश्मीर में दिया जाए। ठीक है, यानी उनकी भी कहने वाली बात जायज थी। भाई अल्पसंख्यक का मतलब तो भाई यही है कि राज्य के हिसाब से कि हिंदू, अगर आप देखिए देश का आकलन करें तो देश के हिसाब से तो अगर ये पाएंगे भाई हिंदू आबादी बाहुल्य में है, लेकिन कहीं राज्य विशेष के हिसाब से अगर आप पाएंगे तो राज्य विशेष के हिसाब से आप पाएंगे कि हिंदू आबादी कहीं कहीं माइनॉरिटी में है।
तो इस बात को देखते हुए अब देखिए आगे आगामी सरकार, यानी कि अब तो आप पता है कि जम्मू कश्मीर अब उस पर ऊपर कोई स्पेशल जो प्रोविजन नहीं रहा है अब तो, यानी कि उस पर भारतीय संविधान लागू हो चुका है, तो आगे ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। अभी उठाए नहीं गए हैं, अभी धीरे धीरे वहाँ पे स्टार्टिंग हुई है, अभी उठाए नहीं गए हैं। देखिए जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखिए काफ़ी बार आप क्या होता है कि कुछ लोगों को मुझे कमेंट मिलते हैं कि सर आपने गलत पढ़ा दी। गलत मैंने नहीं पढ़ा दिया, क्योंकि वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ उस समय ऐसे जो परिवर्तन है या ऐसे चेंजेस हुए नहीं होते हैं, इसलिए मैं वीडियो में उन चीज़ों को ऐड नहीं करता हूँ। और आप जब वीडियो देख रहे होते हैं, यानी 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी देख रहे होते हैं, तब तक वो परिवर्तन हो चुके होते हैं। तब आप कमेंट करके मुझे कहते हैं सर आपने ये चीज़ें छोड़ दी हैं। देखिए मैंने छोड़ी नहीं है, मैंने भविष्य के हिसाब से आपको बता दी है, ठीक है, कि परिवर्तन होते हैं तो आप ऐड कर लेना, तो ऐसे प्रावधान रख सकता है। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब है कि भाई हिंदू अगर आबादी देखा जाए तो देश के संदर्भ में हिंदू आबादी देखा जाए तो 60% के करीब है संपूर्ण देश के संदर्भ में। भाई जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखा जाए, जम्मू कश्मीर में 10% से ऊपर ही है केवल लगभग, तो यानी कि जम्मू कश्मीर में हिंदू आबादी क्या है, माइनॉरिटी हुई, ठीक है। वहीं अगर देश के संदर्भ में देखा जाए तो ये क्या हुई, बहुसंख्यक हुई। तो वैसे ही रिजर्वेशन का प्रावधान है। रिजर्वेशन राज्यों की अगर सूची में देखा जाए तो राज्य की स्थिति में कोई भी कास्ट ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई भी कास्ट की स्थिति राज्य स्तर पर बहुत ही ज़्यादा निम्न हो, और अगर उसे संपूर्ण समग्र आकलन किया जाए देश स्तर पर, तो देश स्तर पर उसके आकलन में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो दोनों को प्रावधान जो है यहाँ पर अलग अलग सेट किए गए हैं, इसी हिसाब से राज्यों के हिसाब से अलग किए गए हैं और केंद्र के हिसाब से अलग किए गए हैं, ठीक है। केंद्र में कौन सी कास्ट SC में आएगी, कौन सी ST में आएगी, कौन सी OBC में आएगी, कौन सी जनरल में आएगी। आपने देखा भी होगा कि आपने जब जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बनता है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग बनता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सूची में कुछ कास्टें जो है जैसे OBC कास्ट हैं वो जनरल में ही होती हैं, ठीक है। वहीं राज्य स्तर पर वो OBC कुछ कास्टें जो होती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जनरल में है, वो कास्टें वहाँ पर OBC में रखी गई होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जो होती हैं उनमें वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगाता है, और स्टेट की जो जॉब होती है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। ये चीज़ें आपने देखी होंगी, नोटिस भी की होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए पहला पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, ये पहला और पहले का सब पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर सेकंड बात यहाँ पर ये कही गई है कि राज्यों के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के सलाह मशविरा से अधिसूचना जारी कर सकते हैं। यानी राज्यों के मामले में अगर राष्ट्रपति के पास राज्यपाल जो है अनुशंसा करेगा कि भाई ये फलानी कास्ट है इसे SC में रख दीजिए, फलानी कास्ट को OBC में रख दीजिए, तो अधिसूचना जारी कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे कही गई है, इसके द्वारा जो जारी अधिसूचना है, ठीक है, तो इसमें किसी अनुसूचित जाति जनजाति को जोड़ने या हटाने का काम सिर्फ संसद कर सकती है। यानी कि यहाँ पर अधिकार जो है संसद को है। यानी राष्ट्रपति का अर्थ वही रह गया, राष्ट्रपति का अर्थ सिग्नेचर मात्र करने से है। संसद जो चाहेगी वही होगा, ठीक है। संसद चाहेगी किसी कास्ट को कि OBC में रखा जाए तो OBC में पहुंच जाएगी, और SC में रखा जाए तो SC में पहुंच जाएगी। राष्ट्रपति तो अपने साइन करेंगे, यहाँ पर वही मतलब निकल के आता है, ठीक है। राष्ट्रपति दूसरी बार अधिसूचना जारी करके ये नहीं कहेगा कि नहीं संसद ने जो किया है वो गलत किया है, हमने जो किया है सही किया है, क्योंकि राष्ट्रपति को संसद के अधीन या संसद का जो मंत्रिमंडल है सलाह देने के लिए उसे उसके अधीन ही कार्य करना पड़ेगा, उसकी सलाह माननी पड़ेगी, मानने के लिए बाध्यकारी बना दी है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की मर्जी नहीं चलेगी, हाँ, हालांकि बस राष्ट्रपति उस पर साइन करके उसे कन्फर्म करेगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर सीधे निकल के आता है, ठीक है। वहीं राज्यों के बारे में बात कही गई है कि राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रपति ने कई अधिसूचना जारी की हैं, ठीक है। और इन अधिसूचियों में संसद द्वारा संशोधन भी किया गया है। यानी राष्ट्रपति चिन्हित तो कर लेते हैं राज्यपालों के अनुसार से, लेकिन संसद इन पर जो है संशोधन भी कर सकती है, संसद को यह अधिकार है। यहाँ पर यही बात दोहराई गई है, ये लिखना मत, बस मैं रिपीट करके बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये बात केवल मैं समझाइए, लिखना मत। ये आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर ये तो SC ST के बारे में बात हुई, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। देखिए एक बात मैं फिर से बता दूं, SC ST के बारे में अगर आप फिर से डिफरेंस नहीं जान रहे हो तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर थे, ठीक है, तो वो जाके SC ST OBC वाले देख लीजिए। वहाँ पर आप मैं तीनों के लिंक जो है इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो आप तीनों जो लेक्चर हैं वो आप देख लीजिए, तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने माइंड में कि SC क्या होता है, ST क्या होता है, ठीक है। क्योंकि मैं वो चीज़ें रिपीट दोबारा नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो SC ST OBC के बारे में अगर देखना हो तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर आप देख लेना उस पर जाकर। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि वही OBC के संदर्भ में बात कही गई है, ठीक है, कि संविधान ने नागरिकों के सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जो जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लास कहा गया था, इनको निर्दिष्ट नहीं किया है संविधान में। बाद में इन्हें 102 वहाँ संविधान संशोधन जो हुआ 2018 में, ठीक है, तो इसमें इन्हें जो है पहचान इन्हें की गई, इन्हें जो है इन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, इन्हें संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया है, संवैधानिक रूप से इन्हें इनकी पहचान की गई है, ठीक है। और यहाँ पर फिर इनकी इसी पहचान के आधार पर इनके लिए एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी गठित किया गया है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें नोट कर लेना अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कि संविधान ने संविधान में OBC को निर्दिष्ट नहीं किया गया है,
ठीक है। इसी में सब पॉइंट 102वां संविधान संशोधन नियम 2018 ने किसी राज्य का संघीय क्षेत्र में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचानने और विनिर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया है। यानी कि इसने भी जो 102वां संविधान संशोधन हुआ है, संशोधन नियम हुआ 2018, इसने ये बात कही है कि राष्ट्रपति को अधिकार है किसी कास्ट को ये आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी कास्ट को, पर्टिकुलर कास्ट को इंगित करने के लिए कि भाई वो ओबीसी में आएगी। लेकिन फिर भी वही बात यहाँ पे निकल के आती है कि संसद यहाँ पर फिर भी है, संसद चाहेगी तो उसे हटा सकती है ओबीसी से, और संसद चाहेगी तो ओबीसी में उसे जोड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पे यही कहा गया है कि किसी को शामिल करना या हटाना केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है, राष्ट्रपति की, ठीक है, इस आशय की परिवर्तित सूचना द्वारा नहीं है। राष्ट्रपति इसके लिए दोबारा फिर से सूचना जारी करके नहीं कह सकता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति पर अनुशंसा जा सकती है, राष्ट्रपति कह सकता है, लेकिन संसद निर्धारित करेगी कि भाई इसे रखना है या नहीं रखना है। राष्ट्रपति को तो मात्र अपनी मोहर मात्र लगानी, साइन मात्र करने हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यही है। अब देखिए, अब आगे निकल के आती है बात आंग्ल भारतीय समुदाय। आंग्ल भारतीय समुदाय कौन सा था? आंग्ल भारतीय समुदाय के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये वह समुदाय था कि जिनके माता यानी जिनके पिता या इनका कोई पुरुष पूर्वज वो यूरोपीय वंशज के थे, लेकिन वे भारत में आगे बस गए, या फिर स्थायी रूप से ना कि अस्थायी तौर पर बसे लोगों ने जिन्हें जन्म दिया है। देखिए, स्थायी रूप से कहने का मतलब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने टॉम आल्टर का नाम सुना होगा। टॉम आल्टर जो थे मूल रूप से ये अमेरिकी थे, अमेरिकी मूल के थे टॉम आल्टर। आपने इन्हें देखा होगा, आपने तमाम बार देखा होगा। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। ये भारतीय सिनेमा के चर्चित स्टार भी हैं। ठीक है, यानी आपके बॉलीवुड के चर्चित स्टार भी हैं। शायद इनका अब निधन हो गया है, हाँ निधन हो चुका है इनका, टॉम आल्टर जी का। और आपने एक सीरियल आता था, यानी हम लोगों का एक बचपन कहा जाता है उस सीरियल को, शक्तिमान। ठीक है, तो शक्तिमान में शक्तिमान के जो गुरु बने थे वो टॉम आल्टर ही थे। ठीक है, जो कि अपने रंग रूप से तो दिखने में विदेशी लगते हैं, लेकिन जब वो हिंदी बोलते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हिंदी ऐसे कैसे बोल लेते हैं, क्योंकि उनका जन्म ही यहाँ हुआ था। ठीक है, उनका जन्म यहाँ हुआ, इसी मिट्टी में पले बड़े थे। उनके माता पिता जो थे वो अमेरिकी मूल के थे, लेकिन यहीं इसी मिट्टी में पले बड़े थे, तो उन्होंने यही सब संस्कृति, यही सब कल्चर अडॉप्ट किया। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि तमाम डिबेटों में उनसे यही पूछते हैं, आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हैं? तो वो यही कहते हैं कि मुंह से बोलता हूँ मैं। रीज़न है क्योंकि उनके पालन पोषण यही हुआ है, रंग रूप से मतलब नहीं है, उनका पालन पोषण यहाँ पे हुआ, तो वो वही भाषा बोलेंगे। ठीक है, तो टॉम आल्टर को आपने तमाम मूवियों में देखा होगा। इसके अलावा आपकी तमाम बॉलीवुड की मूवी है जिसमें अंग्रेजों का किरदार निभाने के लिए टॉम आल्टर आगे आए हैं। ठीक है, तो ये जो हैं लोग, ये आपके आंग्ल भारत यानी आंग्ल जो बोले जाएंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति बोले जाएंगे। ठीक है, चाहे अमेरिका से आए हों या फिर यूरोप से आए हों, आंग्ल भारतीय में रखे जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपके माइंड में वो चीज़ें क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भैया आप पॉइंट नोट कर लेना। अब चलिए आप बात देख लेते हैं जो संवैधानिक प्रावधान है, विशेष प्रावधान, यानी कि जो आपके संवैधानिक प्रावधान है उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, पहले आज प्रावधान है विधायिकाओं में जो अनुसूचित जाति है, जनजाति के लिए आरक्षण और आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ये आबादी के अनुपात में यहाँ पर होगा। अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए, ठीक है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की सीटों का आरक्षण होगा। और इसके संदर्भ में आपको पता होगा, यानी आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330 में ये कहा गया है। देखिए, इसी में अनुच्छेद करके लिख लेना आप। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का आरक्षण है। वहीं 331 में, आर्टिकल 331 में जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय हैं, इनके लिए सीटों के प्रतिनिधित्व का आरक्षण है, प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। ठीक है, यानी कि 330 के तहत तो किसके लिए? SC ST के लिए है। ठीक है, सीटों का आरक्षण लोकसभा में। वहीं यहाँ पर आपकी यानी कि लोकसभा में है, वहीं लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 331 के तहत है। राज्यों की विधानसभा में जो आपके लिए रिजर्वेशन है SC ST के लिए, वो आर्टिकल 332 के तहत है। यानी 332 ये कहता है कि राज्यों की विधानसभा में SC ST जातियों के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, और वहीं अनुच्छेद 333 ये कहता है कि राज्य की विधानसभाओं में, ठीक है, जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं, ठीक है, इनके लोगों का प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। तो ये 4 आर्टिकल हैं विशेष प्रावधान से संबंधित। किसके लिए? ये जो आपके प्रावधान है, यानी कि आपके संसद के संदर्भ में, यानी लोकसभा के संदर्भ में और राज्य विधायिकाओं के संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं सीटों के रिजर्वेशन की, जिसमें SC ST समुदाय और आंग्ल भारतीय समुदाय की बात कही गई है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। देखिए, यहाँ से आप चाहें और आपके लिए आसान कर सकता हूँ मैं, ये यहाँ से नोट कर लेना आप। ठीक है, ये 330, 31, 32, 33 ये पूरा एक ही पॉइंट है। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मूल रूप से यहाँ पर आपने देखा होगा
आंग्ल भारतीय समुदाय हैं, आंग्ल भारतीय समुदायों की संख्या, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, तो अक्सर आपने देखा होगा ये इनके जो 2 सदस्य होते हैं वो लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा के संदर्भ में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है। राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। चूंकि उनका इतना ज़्यादा बड़ा प्रतिशत होता नहीं है आंग्ल भारतीय समुदायों का, तो वो वैसे भी चुनाव वगैरह जीत नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए यही प्रावधान रख दिया गया है कि भाई 2 सदस्यों को, आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति जो है लोकसभा में यहाँ पर मनोनीत करेगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा, अगर आंग्ल भारतीय हैं तो, अगर आंग्ल भारतीय है ही नहीं देश में तो कोई बात नहीं, ये बात आपने देखी होगी, और ये लोकसभा में जाते हैं तो, ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें आप देखिए, अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी पैरा पर आकर। देखिए चूंकि ये जो व्यवस्था की गई थी, ये जो प्रावधान था, यानी कि जो मूल रूप से विशेष आरक्षण का जो विशेष प्रावधान था, यानी सीटों के रिजर्वेशन से संबंधित, सांसद यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के रिजर्वेशन से संबंधित ये प्रावधान सिर्फ 10 वर्षों के लिए किए गए थे, ठीक है। यानी कि ओनली उस समय 10 सालों के लिए ये प्रावधान था। इस चीज़ को लेकर लोग कभी कभी नौकरी वाले को जोड़ लेते हैं, नौकरी वाले के लिए कहीं भी लिखा नहीं गया है, ठीक है। हमेशा जो व्याख्या की गई है वो इसी के तहत व्याख्या की गई है। 10 सालों के लिए ये वाला प्रावधान रखा गया था, ठीक है। 10 सालों के लिए ये वाला प्रावधान जो आप पढ़ रहे हैं, यानी कि जो आपने जो सीटों का रिजर्वेशन का प्रावधान था, ये 10 सालों के लिए उस समय था, ठीक है। लेकिन बाद में हर 10 साल की अवधि के बाद ये बढ़ाया जाता रहा, हर 10 साल की अवधि के बाद ये बढ़ाया जाता रहा, ठीक है। यानी ये जो प्रावधान था 10 साल के लिए रखा गया था शुरुआत में। अब इसमें वही लिख लेना है, लेकिन इसके बाद इसकी अवधि लगातार 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाती जाई गई, और अभी वर्तमान में 2019 का जो 95वां संविधान संशोधन हुआ है, इसके तहत ये 2020 तक ये लागू रहेगा, ठीक है। यानी अब फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया सीटों के रिजर्वेशन वाला, और ये सन 2020 तक ये लागू रहेगा। शुरुआत में कितने का था सीटों के रिजर्वेशन वाला? 10 साल के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन हर साल संविधान संशोधन कर करके 10-10 सालों में इन्होंने आगे बढ़ाते रहे हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो संविधान की धारा है, एक संविधान में एक धारा और बढ़ित कर दी गई थी, धारा थी 334। तो इसने ये कहा था, देखिए धारा भी बढ़ित कर दी गई, संविधान संशोधन भी हो रहा है, तो ऐसे में आपको भी समझना होगा थोड़ा डीपली कि भाई एक तो संविधान संशोधन कहीं हो रहा है और दूसरी बात धारा भी हमारे संविधान में बढ़ देता है, तो ऐसे में कहीं क्लैश तो नहीं हो रहा है, टकराव तो नहीं हो रहा है। यानी हमारे संविधान की धारा में ये कहा गया था कि संविधान का प्रावधान जिसमें अनुसूचित जातियों, SC/ST के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभा सीटों का आरक्षण है, और आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए नामांकन द्वारा जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, संविधान लागू होने के 60 साल बाद अप्रभावी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो प्रावधान था संविधान की धारा 334 में, ये बात कही गई थी शुरुआत में। देखिए संविधान की धारा 334 में दिखा दे रहा हूँ आपको। अब आप ये कहेंगे कि पहले 10 साल की बात कही गई है, फिर 334 में ये कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे गलत मिस्टेकली लिख गया है 70 साल। 70 साल तो इन्होंने अभी जो इनका बाद में संशोधन हुआ है उसके तहत जोड़ लिया है, ठीक है। यानी 70 साल वाला जो प्रावधान है वो उन्होंने अभी जो 19 यानी कि जो आपका 2009 वाला 95वां संशोधन हुआ है उसके तहत इन्होंने लगा के 10 साल 70 साल कर दिया है। वैसे 60 साल के लिए रखा गया था, ठीक है। 10 साल करके ऐसे हो गया है, यानी 10 साल और बढ़ा के ऐसे करके पहुंच गया। 334 में ये कहा गया था कि सीटों के आरक्षण का और विशिष्ट प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी, ये 60 साल बाद समाप्त हो जानी थी, ठीक है। 60 साल यानी अब 10 साल और जोड़ दिए गए हैं। 2009 में जो 95वां संविधान संशोधन हुआ है उसके तहत अब कितना और हो गया, उसके तहत जो हो गया है वो हो गया है अब 2020 तक हो गया, यानी ऐसे यानी कि अब 2020 में खत्म हो या ना हो वो बात अलग आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रखी गई व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें समझने वाली बात ये है, एक और तो 10 साल की व्यवस्था की गई है, अब एक और आपके 334 आर्टिकल ये कह रहा है कि भाई 10-10 साल के लिए हम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में ये जो चीज़ें हैं रखी गई हैं इनमें स्पष्टता का अभाव है। यही बात मैं यहाँ पे फिर से दोहराऊंगा, जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे अभाव नहीं है वो अभाव है। यहाँ पे अभाव इसलिए है कि आप एक तरफ तो 10-10 साल का जो है संशोधन करके बढ़वा रहे हो, दूसरी ओर यहाँ पर लिख रहे हो 60 साल बाद स्वयं समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में जो संशोधन हो रहे हैं वो इस चीज़ की जो ताकत है इसको अप्रभावी बना रहे हैं, इस आर्टिकल को अप्रभावी बना रहे हैं। ये इसका भी प्रभाव रह ही नहीं गया, हकीकत में तो यही निकल के आता है, ठीक है। तो मैंने बात मात्र आपको इंगित किया है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। यानी मैंने आपको मात्र इंगित किया है। मेरा उद्देश्य किसी के प्रति, किसी समुदाय के प्रति या फिर किसी जो कैटेगरी के प्रति ये कहने का नहीं है कि भाई ये क्यों मिल रहा है, इन्हें क्या क्या रीजन है, ये तो इस कैटेगरी से हैं, बिलोंग करते हैं या ये करते हैं। ये मेरा दायित्व नहीं है, मैं आपको स्पष्टली बता दूं, और ना ही इसके संबंध में आप मुझे टीका टिप्पणी करना। मेरी हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश है कि भाई आपके क्या क्या इंटेंशन है, पर्सनल इंटेंशन क्या है, आप अपने पास रखिए। मैं इसके बारे में अपनी राय नहीं दे सकता। देखिए इसमें जब मैंने बोल दिया यहाँ पर कि राष्ट्रपति का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि होगा, राष्ट्रपति अपनी मोहर खुद लगाएंगे, संसद खुद निर्धारित करेगी कौन SC में आएगा कौन ST में आएगा, ठीक है। यानी उनके निर्धारण का काम है ये, मेरे निर्धारण का नहीं, मेरे निर्धारण करने से ये नहीं होगा, ठीक है। आप ये समझ लीजिए। तो मैं इस पर अपनी कोई पर्सनल राय देना भी नहीं चाहता हूँ। अगर आप बाद में कमेंट करके मुझसे पूछें कि सर ये ऐसे होना चाहिए, ये तो अभी आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में इतने लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, फिर क्यों नहीं खत्म हो रहा है, ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं तमाम लोग। देखिए सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं।
अगर आप हर नज़रिए से उठा के देखेंगे तो आप कहीं कहीं ये भी पाएंगे भाई संविधान जो रखा गया था उस समय वो सही तरीके से रखा गया था। वो अलग बात है कि भाई वर्तमान में जो कुछ लोग जो ऐसे हैं जो अब वाकई में इस काबिल बन चुके हैं कि भाई उन्हें अब जरूरत नहीं है तो उन्हें अपने आप त्याग देना चाहिए, यानी कि आरक्षण के प्रावधान को। लेकिन कहते नहीं है कि लालच की आदत जाती नहीं है। ऐसे भी हमारे भारत में अभी निकल के आए, मैंने एक दो लोगों के भी पढ़े हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए खुद को मिलने वाला जो आरक्षण था उसे समाप्त करवा लिया था। ऐसी कास्ट के लोगों के बारे में आर्टिकल आए थे क्योंकि वो इस लेवल तक पहुंच गए थे, अब उन्हें जरूरत ही नहीं थी आरक्षण की, ठीक है। तो उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा के कहा कि अब हमारे लिए समाप्त कर दें, हमें जनरल कैटेगरी में पहुंचा दें। तो ऐसे भी कुछ लोग देखने को मिले हैं। तो देखिए जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आएगी तो अपने आप खत्म भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं खत्म नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे समानता आएगी, जागरूकता आएगी, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पर कही गई है, ठीक है। यानी यही बात कही है। हालांकि पिछले 60 वर्षों में जो SC/ST कास्ट है इसने काफ़ी तरक्की की है, ठीक है। फिर भी जिन कारणों से संविधान ने सीटों का रिजर्वेशन का रखा है प्रावधान, तो वो कारण आज भी मौजूद हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है। आप जानते होंगे, देखिए क्यों रखा है, क्या रखा है, वो बात ऑलरेडी जानते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए रखा हो या अपने फायदे के लिए रखा हो, वो बात आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है जो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीटों में रिजर्वेशन का प्रावधान था, सीटों में रिजर्वेशन को खत्म करने का प्रावधान था कि 10 साल बाद आरक्षण खत्म हो जाएगा। जॉब वाला प्रावधान कहीं भी नहीं लिखा था कि जॉब में 10 साल बाद खत्म हो जाएगा। ये आप अपने माइंड में दोनों चीज़ें क्लियर कर लीजिए। यानी कि सरकारी नौकरियों में कितने साल के लिए होगा, सरकारी नौकरियों में या फिर शिक्षा के शैक्षणिक क्षेत्रों में आरक्षण मिलेगा, इसका क्या प्रावधान है, इसके बारे में संविधान में कहीं स्पष्टली जिक्र नहीं किया गया था, ठीक है। जो लोग अक्सर ये कहते हैं कमेंट में कि 10 सालों के लिए था, 10 सालों के लिए सीटों में रिजर्वेशन के लिए था, यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में, ना कि जॉब के संदर्भ में, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अगला आर्टिकल। अब आता है अगला आर्टिकल आता है आपका कि नौकरी एवं पदों के लिए SC/ST जो जाति है इनका दावा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका संविधान में एक संशोधन हुआ है, हालांकि सन 2000 का 82वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है। तो इसमें केंद्र या राज्य सरकारों के सरकारी पदों को बहाली की किसी परीक्षा में SC/ST जनजाति के लोगों के लिए न्यूनतम अंक कम करने या पदोन्नति में मूल्यांकन में मापदंड घटाने का प्रावधान किया है। कहने का मतलब क्या है, आप जो लोग देखते होंगे कि भाई जनरल वाला कैंडिडेट है वो 100 पे पास होगा, OBC वाला 90 पे पास होगा, SC वाला 70 या 80 पे पास होगा। तो ये जो अधिकार दिया है 70-80 वाला, वो किसे दिया है, जो 82वां संविधान संशोधन नियम हुआ है इसने केंद्र और राज्यों को ये शक्ति प्रदान की है कि सरकारी पदों में SC/ST कास्ट के अनुपात को देखते हुए, ठीक है, आप लोग उनसे संबंधित कट ऑफ या पासिंग मार्क तय कर सकते हैं, ठीक है, उनकी योग्यता से संबंधित। और अक्सर इनके लिए जो कट ऑफ या पासिंग मार्क्स तय किए जाते हैं वो जनरल OBC की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, जो आप वर्तमान में आप देखते भी होंगे। और ये अधिकार दिया गया है 82वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि सन 2000 में हुआ था, ठीक है। और ये जो नौकरी और पदों की में बात की गई है SC/ST के लिए, ये बात की गई है आर्टिकल 335 में। आर्टिकल 335 जो कहता है, ये कहता है कि नौकरी एवं पदों में अनुसूचित जाति और जनजाति का दावा, ठीक है, ये आर्टिकल 335 बोलता है, ठीक है। इनके संबंधित इनका जनजाति का दावा इसमें आर्टिकल 335 में बोला गया है। और इसी के को देखते हुए इसके मद्देनजर यहाँ पर सन 2000 में आपका 82वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके जरिए ये पावर मिली हुई है, ठीक है। तो आपने ये देख ली यहाँ पर कि कैसे आप जो कट ऑफ लगाते हैं, SC समुदाय की कट ऑफ अलग जाती है, OBC की अलग जाती है, जनरल वालों की अलग जाती है, तो वो इसी के तहत लगाते हैं जो आप वर्तमान में अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो है नौकरी का प्रावधान, ये जो कहा गया है आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष नौकरी का प्रावधान, इसके बारे में संविधान का आर्टिकल 336 कहता है, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए नौकरी का विशेष प्रावधान, इसके बारे में संविधान का आर्टिकल 336 कहता है। चूंकि आज़ादी से पहले क्या था कि भारत के जितने भी प्रशासनिक विभाग थे वो सभी यूरोपियन लोगों के हाथों में थे, क्योंकि यूरोपियन लोग शक्ल यानी कि अपने रंग रूप से भी गोरे होते थे, ठीक है। और रंग रूप से गोरे होने की वजह से हमारे भारतीयों को वो बहुत ही ज़्यादा हीन समझते थे, क्योंकि हमारा रंग उस समय, हम लोग रंग रूप से इतने गोरे नहीं थे उस समय, ठीक है। हम लोगों का रंग वही था, सांवला काला रंग, ठीक है। तो अपने आप को वो बहुत सुपीरियर समझते थे और हम लोगों को बहुत दीनहीन समझते थे। तो जो मुख्य महत्वपूर्ण विभाग थे वो यूरोपियन लोगों के हाथों में रहे। अब चूंकि आज़ादी के बाद स्थिति बदली, आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना के बाद वही लोग यहाँ पर रह गए, यूरोपीय लोग, जो जिनके बाप दादा यहाँ पर आके बस गए थे, ठीक है, जिनके बाप दादा यहाँ पर आके बस गए थे, यानी यहाँ किसी स्त्री से विवाह कर लिया, ऐसे करके बस गए, तो वही लोग यहाँ पर रह गए थे। अब दिक्कत उनके साथ ये थी, चूंकि पहले तो उन्हें भाई सब अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन थे वो व्यक्ति। अब वर्तमान में स्थिति एकदम बदली, वर्तमान में जब स्थिति बदली तो अब भारतीय भी ऊंचे पदों पर अब जाने लगे, जो भारतीय थे वो भी अब बन सकते थे, यानी कि जो प्रमुख विभाग थे उनके अध्यक्ष वगैरह उन प्रमुख विभागों के ऊंचे पदों पर जा सकते थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो आर्टिकल 336 है वो ये प्रावधान करता है, जो आंग्ल भारतीय हैं इनके लिए नौकरियों में कुछ विशेष प्रावधान हो और इनकी शिक्षा के लिए इन्हें कुछ अनुदान भी दिया जाए, कुछ धनराशि प्रदान की जाए, ताकि ये अपना स्तर बनाए रख सकें, ठीक है। ये यहाँ बात यही कही गई है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वही बात कही गई, संविधान के तहत इन सुविधाओं को क्रमिक रूप से कम करते हुए जारी रखा गया और अंत 1960 में ये सुविधा समाप्त हो गई। यानी कि जो आंग्ल भारतीय वाली सुविधा थी ये तो फाइनली समाप्त हो गई नौकरियों वाली, ठीक है, ये आगे नहीं रह सकी, ये सुविधा 1960 में ही समाप्त हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये बात नोट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए SC/ST के लिए राष्ट्रीय आयोग, क्या SC/ST के लिए आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। राष्ट्रीय आयोग बनाने का उद्देश्य यही है कि इनसे संबंधित जो मुद्दे हों, इनसे संबंधित जो विवाद हों, ठीक है, उनका निस्तारण कैसे किया जा सके, इनसे संबंधित जो कार्यकारी योजनाएं हों, ठीक है, उनको कैसे इन तक पहुंचाया जा सके, तो उसके लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किए गए हैं। पहले आपको पता होगा कि जो पहले राष्ट्रीय आयोग था वो SC/ST दोनों के लिए एक ही था, यानी SC और ST दोनों समुदायों के लिए एक ही आयोग था, जो कि आर्टिकल 338 के तहत रखा हुआ था, ठीक है। फिर बाद में करके उसमें 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ और 89वें संविधान संशोधन के जरिए संयुक्त आयोग को अलग स्वतंत्र आयोग कर दिया गया। यानी 338 जो आयोग था वो अब SC के लिए कर दिया गया रिजर्व, और एक बाद में इसमें ही से ही एक सब आर्टिकल लगा के यहाँ पे बना दिया गया 338A। तो ये कर दिया गया यहाँ पर ST समुदाय के लिए। देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर ST के अलावा यहाँ पर आंग्ल भारतीय यानी जो एंग्लो इंडियन वाला समुदाय है वो भी इसी में रखा गया है ST वाले में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। जो एंग्लो इंडियन समुदाय जो बोलते हैं हम, जिनसे आंग्ल भारतीय बोलते हैं, वो भी समुदाय आपके 338A के तहत रखा गया है। ये आप यहाँ पर लिख लेना आप, ठीक है, यहाँ पर कहा भी गया है, लिख लेना आप इसी में। देखिए यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं इसी में कि पहले संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संयुक्त आयोग का प्रावधान था और 2003 में 89वें संविधान के जरिए आयोग 2 स्वतंत्र निकायों में बंट गया, ठीक है। स्वतंत्र निकाय में कौन कौन सा बंट गया आप लिख लेना। 338 में आपका जो है अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बना और 338A के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बना, ठीक है। और जनजातियों वाले में ही लिख लेना कि जनजाति आयोग के लिए, ठीक है, जो यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए जो काम करेगा वह आंग्ल भारतीय के लिए भी करेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई, मैं जनजाति बोल गया, अनुसूचित जाति में रखा गया, आंग्ल भारतीय वाले समुदाय जो है वो ST में ना रखकर SC में रखा गया है। थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। मैंने जनजाति बोल दी, जनजाति नहीं, ये SC वाले में रखा गया है। यानी कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय जो है उन्हें आर्टिकल 338 के तहत रखा गया है। 338 का जो SC के लिए राष्ट्रीय आयोग बनेगा उसी में, ठीक है, उसी में आपके जो एंग्लो इंडियन लोग हैं वो भी रख दिए गए हैं, ठीक है, ये आप सुधार कर लेना, ठीक है। यानी एंग्लो इंडियन वाले जो लोग हैं वो आर्टिकल 338 के तहत जो आयोग बनेगा SC के लिए उसी में रख दिए गए हैं। 338A में नहीं रखे गए हैं, 338A में शेड्यूल्ड ट्राइब वाले रखे गए हैं, जनजातीय लोग रखे गए हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। देखिए पिछड़ा वर्ग आप जानते हैं कि मंडल कमीशन वाला जो सर्वोच्च न्यायालय का मुकदमा था उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के सहायता से जो है पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम लाया गया है, ठीक है, और फिर ऐसे करके पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है, यानी ऐसे करके, और बाद में संवैधानिक दायरा इसे दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिख लेना 1993 में संसद के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, ठीक है, स्थापना की गई और बाद में यहाँ पर 102 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यानी वर्तमान में आपका जो OBC के लिए आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है, 338B के तहत, ठीक है, रखा गया है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग रखा गया है संवैधानिक दायरा मिलने के बाद इसे, ठीक है। पहले संयुक्त रूप से कार्य कर रहे थे ये, लेकिन वर्तमान में इसे अलग पृथक करके 338B जोड़ दिया गया है, इसके तहत इसे रखा गया है, ठीक है। और ये देखिए आप ये आयोग के बारे में ऑलरेडी मैं स्पेशली चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो मैं फिर से यहाँ पर और डिस्क्राइब नहीं करूँगा, बस लिंक मैंने दे दी है, आप लिंकों पर जाकर देख लेना। अब देखिए यहाँ पर आगे बात निकलती है कि अनुसूचित जो क्षेत्र हैं इनके प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण और अनुसूचित जनजाति का कल्याण, ठीक है, यानी कि जो SC वाले एरिया हैं उन पर प्रशासन किस प्रकार से होगा केंद्र का, ठीक है। इसके अलावा जो ST वाले हैं उनके जनजाति का कल्याण किस प्रकार से होगा, तो वो बात यहाँ पर कही गई है। देखिए शुरुआत में आपके संविधान में, यानी जब आपका संविधान बनके तैयार हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर एक बात कही गई थी अनुच्छेद 339 में, वो दिखा दे रहा हूँ, 339 में ये कही गई थी कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का केंद्र का नियंत्रण और कल्याण, ठीक है, इनके बारे में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इनके बारे में एक आयोग बनाएगा, यानी आयोग बनाकर इनकी स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, उसका मूल्यांकन करेगा और उस मूल्यांकन के आधार पर इनके लिए राष्ट्रीय जो स्तर पर आयोग का गठन किया जाएगा। यानी पहले एक आयोग बनाना था, आयोग वही बनाना था, आयोग जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा राष्ट्रपति को कि भाई ये जो जातियाँ हैं SC वाले हों या ST वाले हों वो किस कंडीशन में हैं, ठीक है, ये इस बात का मूल्यांकन करना था इस आयोग को 339 के तहत, ठीक है।
और बाद में क्या हुआ, जब इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तब आके ये आप देख पा रहे होंगे 338 और 338 ए के तहत जो एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग और 338 ए के तहत जो है जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये बाद में बन पाए हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर यही है, देखिए यहाँ पर यही कहा गया है अनुच्छेद 339 के तहत, ये 339 में आ जाता है कि इसके कल्याण के लिए, यानी कि इनके कल्याण के जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। यानी इनके कल्याण से जुड़े मुद्दों के लिए पर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। और इस तरह का जो आयोग था 1960 में, ठीक है, यूएन डेवर की अध्यक्षता में बनाया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1991 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। फिर इसके 4 दशक के बाद सन 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन हुआ SC ST के लिए। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में सबमिट की, जिसके आधार पर आप देख पा रहे होंगे कि इनमें सुधार किए गए। ठीक है, यानी SC ST का दायरा बढ़ाया गया कि SC ST में कितनी जातियां शामिल करनी है। चूंकि उस समय तक क्या था कि हमारे देश में जो सर्वे वगैरह थी वो इतनी ज़्यादा प्रबल रूप से नहीं हो पाई थी, तो तमाम ऐसी कास्टें थी जो है उस समय सूचीबद्ध नहीं हो पाई थी। जो अभी आयोग बनाए गए थे शुरुआत में आइडेंटिफाई करने के लिए, भाई कितने लोग ऐसे हैं जो वाकई में SC कैटेगरी को डिजर्व करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो ST कैटेगरी को डिजर्व करते हैं, तो उसके लिए आयोग बनाए गए थे ये। ठीक है, इन आयोगों की अनुशंसा के आधार पर फिर राष्ट्रीय आयोग गठित किए गए, ये आप ध्यान रखना। यानी आयोग का मतलब क्या होता है कि ये लोग एक तरह से ये मान सकते हैं सर्वे के तौर पर, सर्वे करने के तौर पर बनाए गए थे। सर्वे के तो करना था इन्हें कि भाई इनकी वर्तमान स्थिति क्या है SC समुदाय वालों की और ST समुदाय वालों की। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट की और राष्ट्रपति ने फिर अपनी रिपोर्ट पर विचार किया और बाद में फिर इसके तहत जो है एक राष्ट्रव्यापी यानी राष्ट्रीय आयोग बनाया गया SC वालों के लिए और ST वालों के लिए। ठीक है, वही बात यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए ये तो 339 में बोला गया इनके लिए। ऐसे ही 340 में, ठीक है, पिछड़े वर्गों की जांच के लिए आयोग बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, ये पिछड़े वर्गों यानी पिछड़े वर्गों को आइडेंटिफाई करना था, नहीं यानी पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग का गठन करना था। तो सबसे पहले पिछड़े वर्गों की जांच करने के लिए काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला आयोग गठित किया गया। ठीक है, उसके बाद इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि इसकी अनुशंसाएं वगैरह थी अस्पष्ट, अव्यावहारिक थी और सरकार भी चेंज हो गई थी बाद में। ठीक है, फिर बाद में दूसरा आयोग बना जिसे हम BP मंडल की अध्यक्षता में बना ये वाला आयोग। ठीक है, 1979 में बना। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी, लेकिन यहाँ पर भी इसने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, लेकिन बाद में इसकी अनुशंसाएं जो होती वो 1990 में BP सिंह की सरकार के द्वारा इसकी अनुशंसाएं लागू की गई और पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये स्थिति थी पहले। यानी कि पहले क्या होता है, आयोग पहले इसलिए बनाए जाते हैं कि आइडेंटिफाई तो हम करें कि हम किसी के लिए पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं, पर्टिकुलर कोई समस्या को सॉल्व आउट करने के लिए हम आइडेंटिफाई तो करें भाई कितने लोग लाभार्थी हैं, कितने लोग उस दायरे में आते हैं। तो ये इस तरह से बनाए गए थे ये। ठीक है, इनके बारे में देखिए मैं डिटेल में पढ़ा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, और लिंक में दोनों मैंने तीनों के बारे में जिक्र मैं कर दूंगा, तो आप लिंक पर जाकर एक बार चाहे दोबारा देख लेना। ठीक है, तो ये था आज आपका वीडियो। हाँ, एक बात बताना भूल गया कि 341 का जो है वो अनुसूचित जातियां हैं और 342 अनुसूचित जनजातियां हैं। देखिए ये तो आयोग की बात कही गई है, 338 का मतलब हो गया जनजातियों के लिए, लेकिन जो जातियां हैं यानी कि जो डिफाइन की गई हैं संविधान में, वो 341 के अनुसूचित जातियां डिफाइन की गई हैं, अनुसूचित जाति वर्ग रखा गया है, और 342 के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग रखा गया है। काफी बार क्या होता है, अभ्यर्थी 341-42 को ना भूल जाते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं 338 और 338A पर। देखिए 338-338A में इनके लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, SC के लिए राष्ट्रीय आयोग और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग, ना कि जातियों का जिक्र है। वहीं आपके संविधान के अनुच्छेद 341 में SC जाति का जिक्र है। ठीक है, और वहीं 342 में ST का जिक्र है। ठीक है, और 342A में फिर वर्तमान में यहाँ पर OBC का जिक्र किया गया है, अदर बैकवर्ड कास्ट का जिक्र किया गया है। तो ये याद रखना, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिपीट कर दिया है और आप आई होप आप याद रखेंगे और जितना मैंने समझाया है वो उससे आप कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आशा ही करता हूँ अगर आपके माइंड में डाउट रह गया है तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हैं उन पर जाकर आप क्लियर कर लेना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए इसके अलावा आप लोगों के लिए रूरल अकेडमी चैनल पर जो है मैं टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा रूरल अकेडमी पर मेरी जो है कुछ सब्जेक्ट की क्विक रिवीजन के तौर पर लाने की प्लानिंग है, यानी कुछ सब्जेक्ट को मैं क्विक रिवीजन के तौर पर वहाँ पे लॉन्च करने वाला हूँ। तो आप लोग रूरल अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, रूरल अकेडमी को। ठीक है, यानी मैंने वो चैनल जो डिज़ाइन किया है वो UPSC एग्जाम के अलावा डिज़ाइन किया है, यानी कि जो हमारा स्टडी विद मयंक चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं स्टडी विद मयंक का, यहाँ पर आपका चैनल जो सिविल सर्विस के लिए डेडिकेट है।
ठीक है। और वहीं रूरल एकेडमी को बनाने का लक्ष्य यही था कि जो एक दिवसीय एग्जाम वाले अभ्यर्थी होते हैं, यानी हर अभ्यर्थी यूपीएससी एग्जाम से बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ऐसा चैनल बनाया जाए जहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चन या फिर शॉर्ट लेंथ की वीडियो वगैरह हो, जिससे वो आराम से अपनी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो इसके लिए मैं रूरल एकेडमी का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब इसे जाके कर लें। तो चलिए आज के लिए बस नहीं, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।